स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए ये एंथ्रोपोलॉजी का सेकंड पेपर का जो यूनिट है सेकंड पेपर में 9.2 उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 9.2 में हमारा क्या दिया गया है यूनिट में कि जनजातीय समस्याएं। जनजातीय समस्याओं के बारे में हर बार आयोग या यूपीपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। हर बार पूछा जाता है समस्या और समस्या का निराकरण बताएं। तो जनजातीय समस्याओं को एक पेज में जो समाहित करते हुए हमने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप जो एंथ्रो मेंटल ग्रुप के नाम से है, उसे शेयर किया है। आप एक पेज अगर अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझ गए तो जनजातीय समस्याएं के ये पूरा 9.2 यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा एक पेज से। आपको क्या करना होगा, समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है, क्या क्या योजना बनाया है, वो योजनाओं को इकट्ठा करना होगा। और योजना करके जब आप इकट्ठा करके लिख लेंगे एक पेज में, वो भी हो जाएगा, तो ये पूरा यूनिट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं जनजातीय समस्याएं के ऊपर। और ये जो पेज दिया गया, आई होप कि आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और अपने पास रखे होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि जनजातीय समस्याओं में अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण समस्या क्या है, गरीबी। और गरीबी का कारण क्या है, गरीबी का कारण क्या है, तो वो आप डायग्राम से देख के या डायग्राम ये बना देंगे और एक दो लाइन या एक पैराग्राफ लिख देंगे, हो जाएगा। और साथ साथ में योजना बता देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गरीबी के कारण देखें जनजातियों में या एसटी में क्या गरीबी के कारण है, तो पहला है शोषण। शोषण एक्सप्लॉयटेशन देखें, जनजातियों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो व्यक्तिगत रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और दूसरा ऑर्गेनाइज रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दोनों की प्रकृति क्या होता है, अंतर होता है। जो एक्सप्लॉयटेशन का प्रकृति होता है दोनों का अलग अलग होता है। जो शोषण का अगर देखें व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप में जमींदार, सूदखोर, साहूकार क्या करते हैं कि इनसे एसटी क्या करता है, लोन लेता है, ऋण लेता है। ऋण लेता है और ऋण लेने के बाद वो क्या करता है कि बही खाता में एक तो गलत एंट्री करता है और उसके बाद ब्याज ज्यादा होने के कारण वो उससे वसूली करता है। एक तरह से वो शोषण करता है उसका। ठीक, तो वो शोषण करता है किस रूप में, आर्थिक रूप में शोषण करता है। आर्थिक रूप में शोषण करता है कौन, जमींदार, सूदखोर या साहूकार। ठीक है, दूसरा है जो ऑर्गेनाइज रूप में आते हैं, मिशनरी आता है, एक सरकारी अधिकारी आते हैं, दूसरा औद्योगिकरण आता है, तीसरा शहरीकरण आता है, चौथा एनजीओ आते हैं जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कल्चरल कल्चरल रूप से एक्सप्लॉइट करते हैं किनका, जनजातियों का। आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे, जैसे मिशनरी क्या करेगा, मिशनरी कहेगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो एग्जांपल हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश के समय में ईसाई मिशनरी आया था। ब्रिटिश के समय में ईसाई मिशनरी आया था। ईसाई मिशनरी क्या प्रोवाइड करता था, कहता था कि भैया ऐसा है, तुम अपने धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म का पालन करो। और बहुत लोग ट्रांसफर भी हो गए, ईसाई धर्म को पालन करो। दूसरी बात, हम तुमको अगर ईसाई धर्म कर लोगे तो हम तुमको शिक्षा देंगे। ठीक है, फिर रहन सहन प्रथा जो तुम्हारा है वो त्याग दो, ईसाई वाला रहन सहन प्रथा अपना लो। तो एक तरह से आप जो जनजाति हैं वो अपने कल्चर से विलग हो जा रहे हैं, अपने कल्चर से अलग हो जा रहे हैं। तो इनके कल्चर का, एसटी के कल्चर का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है या उनमें कमी आ रही है। तो इसका कारण कहेंगे कि ये कल्चरल क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो कि औद्योगिकरण। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं झारखंड का। झारखंड का नागपुर पठार, नागपुर पठार बहुत मिनरल रिच पठार है, आप लोग जानते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, आयरन इंडस्ट्री लगी, आयरन की इंडस्ट्री लगी। तो एक तो उनके एरिया पे जहां पे लगा वो वो मान लो यहाँ पे एसटी रह रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्री लग गया, तो कुछ तो एसटी क्या हो जाएंगे, वहां से प्रवास कर जाएंगे। दूसरा क्या होगा, औद्योगिक समाज यहाँ पे आके रहने लगेगा। औद्योगिक समाज क्या करेगा, वो करेगा कि वो विदेशी शराब पिएगा। जबकि एसटी क्या करते हैं, अपने द्वारा बनाया गया लोकल मटेरियल से, महुआ या किसी चीज से, जौ या वीट, किसी से शराब बनाते हैं वो लोग। और उन लोग शराब बनाते हैं अपने, होममेड होता है और उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि विदेशी शराब होता है।
तो इनका जो कल्चर है अपना घर में बनाने वाला, वो कल्चर को उत्साहित करते हैं और कहते हैं भैया तुम विदेशी शराब पियो, और उसका एडिक्ट हो जाता है तो कल्चरल रूप से एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर औद्योगिक समाज यहाँ पे आके रहने लगता है तो औद्योगिक समाज के रहने का जो रहन सहन है वो अलग होगा किससे, एसटी समाज से। तो दोनों में कल्चरल डिफरेंस होगा, और चूंकि वहां पे औद्योगिक समाज का क्या होगा, प्रभुत्व होगा, तो वो चाहेगा कि वहां पे जो रहने वाले समाज हैं, जो सरल समाज है या जनजातीय समाज है, वो क्या करें, उनके औद्योगिक समाज के रहन सहन को अपनाएं, अर्थात कल्चरल चेंज चाहेंगे। तो वो कल्चरल रूप से क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक। तो ये एग्जाम्पल लेके बताया। तो इसी तरह शहरीकरण, एनजीओ, ये सारे कल्चरल क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अब तीसरा आ जाते हैं, ये दो हो गया शोषण के लिए। अब तीसरा है क्या, तीसरा शोषण का कारण है हमारा सामाजिक उत्सव पे खर्च करना। अगर शादी ब्याह करते हैं जनजाति, तो उसमें अंधाधुंध खर्च करते हैं, अंधाधुंध खर्च करते हैं, और वो भी क्या करते हैं, लोन लेके करते हैं। अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, साहूकार या जमींदार से लोन ले लेंगे, और जब लोन ले लेंगे तो वो उनके पास क्या हो जाएगा, ऋण ज्यादा हो जाएगा। ठीक। और उसको चुकाने में असक्षम होंगे। जब असक्षम होंगे तो वो गरीबी हालत में चले जाएंगे। ठीक। तो सामाजिक उत्सव पे ज्यादा खर्च करना भी इनका गरीबी का एक कारण है। चाहे परसुटमी प्रथा एक है। परसुटमी प्रथा में देखोगे तो उस प्रथा में भी बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। ठीक। तो कोई भी सामाजिक उत्सव होगा उसमें बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण ये गरीब हो जाते हैं। तो दूसरा कारण ये बताया। तीसरा बताया कि वन नीति और राजस्व नीति, जितनी सरकार की नीतियां हैं उसमें कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से वो गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है, मान लीजिए वन नीति में देखें तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हनी बी कलेक्ट करना, ठीक है, कोई वहां पे तेंदू का पत्ता से कुछ सामान बनाना, पत्तल बनाना, ये सब माइनर फूड प्रोडक्ट में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये वन नीति में क्या होता है कि ये प्रतिबंधित कर देते हैं कि आप जाके कलेक्ट नहीं कर सकते। आल्दो एफआरए एक्ट जो आया था फॉरेस्ट, जो 2006, उसमें कुछ छूट दिया गया माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, लेकिन उतना नहीं है। वैसे ही राजस्व उनका कलेक्ट करने का जो नीति है वो भी इनको गरीबी की तरफ ढकेलता है। तो एक नीति हो गया। तीसरा क्या है कि कृषि, कृषि का उत्पादन देखें तो कृषि का उत्पादन में जो जनजाति हैं वो पारंपरिक तौर पे कृषि करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। तो कृषि का उत्पादन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कृषि का उत्पादन जितना उनको उपभोग करने के लिए चाहिए उतना उपभोग नहीं हो पाता है, उतना उत्पादन नहीं मिल पा जाता। तो उप, अगर उपभोग की देखें तो जितना उपभोग वो करते हैं उतना उत्पादन नहीं होता, तो फिर ये भी क्या करता है, फाइनली गरीबी की तरफ ढकेलता है जनजातियों को। तो ये हमारा कारण है गरीबी का। तो अगर गरीबी से पूछ लिया जाए कि जनजातियों की गरीबी का समस्या बताएं, या गरीबी का कारण बताएं, या गरीबी समस्या पे चर्चा करें और उसके निराकरण के उपाय बताएं। उपाय तो बाद में देखेंगे, लेकिन कारण समझ गए हम, समस्याएं समझ गए गरीबी का क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक। अब देखो जब गरीबी होगा तो उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव क्या होगा गरीबी के कारण, तो जितनी और समस्याएं थी वो सब उभर के सामने आएंगी गरीबी के कारण। और वो क्या है वो देख लीजिए। जब जनजाति गरीब होगा तो उसके ऊपर लोन ज्यादा होगा, लोन होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ऋणग्रस्तता बढ़ जाएगी। तो ऋण अगर पूछ लिया जाए कि ऋणग्रस्तता क्यों होता है, तो गरीबी बताओ, गरीबी से क्या कर दो, ऋणग्रस्तता जोड़ दो, तो बता दो कि ऋणग्रस्तता के कारण क्या है। एक तो मेन कारण है गरीबी, और गरीबी से सारी चीजें जोड़ दो, वो हो जाएगा। और दूसरा बताओ ऋणग्रस्तता, एक और कारण है भूमि का हस्तांतरण। तो गरीबी को जोड़ा और भूमि का हस्तांतरण जोड़ा और ऋणग्रस्तता अगर पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा समस्या। तो ऋणग्रस्तता के कारण भूमि का हस्तांतरण बढ़ जाएगा। जितना अगर मान लो कि साहूकार क्या कर ले रहा है, पैसा दे रहा है, और साहूकार क्या कर रहा है कि उसको 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, और ये लिखा दिया कि अगर तुम साल भर अगर इसका पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारा जो जमीन है वो हमारे नाम हो जाएगा। या जो 5,000 रुपया है उसको चुकाने के लिए ब्याज भी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 50,000 हो गया, तो उसको चुकाने के लिए अपनी जमीन को क्या कर देगा, बेच देगा। ठीक। तो ये भूमि का हस्तांतरण हो गया।
दूसरा क्या है कि गरीबी के कारण भूमि का हस्तांतरण बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट सीधे सीधे वो गरीबी होगा तो वो अपने खर्चा चलाने के लिए भूमि को बेचेगा, या सामाजिक उत्सव करेगा तो उसके लिए भूमि बेचेगा, तो भूमि बेचेगा तो भूमि का हस्तांतरण भी बढ़ जाएगा। तो अब एक समस्या, अगर ऋणग्रस्तता पूछे तो हमने कहा गरीबी और भूमि हस्तांतरण जोड़ना, और अगर फिर पूछे कि भूमि हस्तांतरण की समस्याएं बताएं तो भूमि हस्तांतरण को लिखो मेन कोर में, और गरीबी ऋणग्रस्तता को जोड़ दो, और साथ में शिक्षा का अभाव जोड़ दो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा समस्या। हम एक पेज में बता रहे हैं कैसे समस्या को लिखना है। एक पेज में अगर मान लो कि समस्या ही पूछ ले कि जनजातियों की समस्याओं का उल्लेख करें, तो एक पेज में जितना डायग्राम बनाया है वो आप बना लो और आधा पेज में लिख दो, हो जाएगा आराम से, और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो भूमि का हस्तांतरण पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक गरीबी जुड़ जाएगा, ऋणग्रस्तता जुड़ जाएगा, दूसरा क्या जुड़ जाएगा, शिक्षा का अभाव होगा। अगर मान लो एक शिक्षा पढ़ा लिखा नहीं है जनजाति, तो उस पे कोई लोन ले रहा है या ऋण ले रहा है, तो ऋण लेने की वजह से वो कुछ बॉन्ड साइन करा रहा है और बॉन्ड में ये बता दे रहा है कि अगर आप नहीं दोगे पैसा, हमारा लोन नहीं करोगे तो हम तुम्हारी भूमि ले लेंगे। लेकिन वो पढ़ा लिखा है नहीं, उसका अपोज नहीं कर सकता है, वो बेचारा साइन करके आ जाता है। तो शिक्षा के अभाव में भूमि का हस्तांतरण बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शिक्षा के अभाव में भूमि का हस्तांतरण बढ़ जाएगा। भूमि का हस्तांतरण के कारण उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होगा तो शिक्षा का भी अभाव हो जाएगा। तो फिर एजुकेशन की बात आ जाएगी कि तीसरी समस्या है एजुकेशन। तो एजुकेशन को बोला जाएगा कि एजुकेशन की समस्या या शिक्षा की समस्या पे विवरण दीजिए या बताइए जनजातियों के। तो आप क्या करोगे, गरीबी जोड़ोगे, इसके साथ भूमि का हस्तांतरण जोड़ोगे, ऋणग्रस्तता जोड़ोगे और शिक्षा का अभाव दिखाओगे, और शिक्षा के अभाव में एक और जोड़ लोगे, स्वास्थ्य। क्या जोड़ लोगे? स्वास्थ्य, गृह और स्वच्छता, ये जोड़ के केंद्र में रखना एजुकेशन। तो हो गया समस्या। अब इन समस्या देखो, शिक्षा का अभाव के कारण क्या है, हमने बताया कि एक तो भूमि का हस्तांतरण है, दूसरा गरीबी है, और तीसरा हमने बता दिया कि स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, गृह अच्छा नहीं होगा, स्वच्छता नहीं होगा, तो शिक्षा का अभाव होगा। क्यों? शिक्षा के अभाव में ये हेल्थ के इश्यू रहेगा, वो ध्यान ही नहीं रखेगा, वो जानता ही नहीं कि स्वास्थ्य में क्या होगा, गृह कैसा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए कि नहीं, स्वच्छता से हमें क्या फायदा होगा, ये शिक्षा के अभाव में हो जाएगा कल्प्रिट। समझ रहे हैं मेरी बात? और जो हेल्थ है शिक्षा के अभाव में कल्प्रिट हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक, बाकी जो रीजन में अगर मान लीजिए कि वो तराई एरिया में रह रहा है, तो तराई एरिया में अगर जनजाति रह रहा है तो वहां की बीमारियां तो होगी ही, तो वो बीमारी तो होगा ही। ओवरऑल हम बता रहे हैं कि एक पेज से कैसे समस्याएं लिखना है और उसका निराकरण कर देंगे। तो ये अब होता है, अब जैसे ही ऋणग्रस्त हो जाएगा जनजाति, तो वो क्या करने लगेगा, बंधुआ मजदूरी करने लगेगा। भूमि का हस्तांतरण भी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भूमि बचेगा नहीं तो एक मजदूरी के रूप में काम करेगा, बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कराया जाएगा उसको। तो एक समस्या बंधुआ मजदूरी भी है, और बंधुआ मजदूरी के बारे में अगर लिखना है तो गरीबी लिखो, ऋणग्रस्तता को दर्शाओ, उसके बाद बताओ कि भैया विवश होके ये क्या हो गया, बंधुआ मजदूरी करने लगे। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग शायद? तो अगर देखें तो ऋणग्रस्तता, भूमि का हस्तांतरण, शिक्षा का अभाव या हेल्थ इशू, ये और गरीबी, ये सारे मिलके एक प्रॉब्लम क्रिएट और करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जनजाति विस्थापन कर जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा क्या, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आने लगती हैं उनके ऊपर, डिप्रेशन होने लगता है, फांसी लगा लेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आल्दो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ने लगेगा, जनसंख्या के, इनकी जनसंख्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अंडमान और निकोबार का आप लोग जनजातियों को पढ़ रहे होंगे कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। क्यों हो रही है? रीजन यही है, जबकि उनके एरिया में किसी का जाना प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो वहां के आधुनिक समाज है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल जो हमने बता दिया, ओवरऑल समस्याएं हैं। अगर मान लीजिए, चलिए एक डिस्कशन कर ले रहे हैं कि इन समस्याओं को जब पता है, आपको जब समस्याएं पता है तो उसका समाधान भी पता हो जाएगा। उसी समस्याओं का समाधान जो बताया है, जैसे अगर मान लीजिए गरीबी पूछ लिया कि गरीबी के समाधान कैसे करें। अब हमने बोला गरीबी का समाधान करने के लिए, तो पहले बताओ भैया, साहूकार क्या कर रहे हैं, ब्याज पे दे रहे हैं पैसा,
तो समाधान के लिए क्या करो, बोलो कि ऋण देने वाली सरकारी समितियां जो हैं उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए, ठीक है, उनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जो साहूकार हैं उनको हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, कानून बनाना चाहिए उनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सरकार को लोन देने का इजी इजी वे में कि क्या है कि जो लोन देना है वो बहुत टफ है, तो लोन देना इजी कर दे तो वो क्या होगा, इससे ग्रस्त नहीं होंगे। फिर गरीबी में दूसरा उठा लो, दूसरा हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज रूप में, तो ऑर्गेनाइज रूप में उनको रोकने के लिए जो जो स्टेप है उनको बोलो, जैसे कि अगर मिशनरी है तो मिशनरी को बोलो कि भैया अगर तुमने किसी का धर्म का धर्मांतरण करा रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं करा सकते हो आप, धर्मांतरण नहीं करा सकते हो, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ही सारे स्टेप पे ले सकते हैं। सामाजिक उत्सव पे अगर खर्च कर रहा है तो सामाजिक उत्सव पे खर्च कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया उसको समझाएंगे बुझाएंगे एनजीओ के माध्यम से कि ये अच्छी चीज नहीं है, आप ज्यादा ना खर्च करो। कृषि में हम बोलेंगे कि भैया आप टेक्नोलॉजी की यूज करो, हो गया निराकरण। कितना लिखोगे, सरकार के द्वारा आप क्या पहल किया जा रहा है ये बोल दें तो सरकार की योजना ले जाओ, तो सरकार की योजना में देखो ट्राइफेड चलता है, ट्राइफेड क्या करता है, तो जनजातीय महोत्सव का ऑर्गेनाइज करता है, उसमें जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचा जाता है, तो इनसे आमदनी होता है, इनको लोन दिया जाता है, स्टेप अप प्रोग्राम चलाया गया है उद्यमी बनाने के लिए। ऐसे ही 20 एमएफपी पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे एमएसपी देती है गवर्नमेंट, ये कोई नहीं जानता होगा, एमएसपी देती है। तो हो गया, कितना लिखोगे भाई, 150 या 250 में आपको लिखना है, कितना लिखोगे, और अच्छे वे में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये बस दिमाग चलाने की, एक पेज रखो, एक पेज पे योजना बनाओ, दिमाग चलाओ, सारा खत्म। और नहीं उसके बाद भी विश्वास हो रहा है तो क्वेश्चन करके देख लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।